R&AW में सिर्फ 3 आदमी जानते थे कि हम मर्जर तक भी जा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे इंडिया के खिलाफ, वी आर बफर्स नॉट डफर्स। ताशिर शरीफ को निकाल दिया प्रेसिडेंट और काजी लैंडोबदुर्जी बन गए प्रेसिडेंट। दार्जिलिंग जो है पहले तो सिक्किम का हिस्सा था, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन वगैरह के लिए ये एरिया उनसे ले लिया सिक्किम से। ये 1949 का लोग भूले नहीं थे सिक्किमीज कि हमें इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और डिच कर दिया, ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा नेहरू को कि भाई ये इसको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, कि एक सेपरेट एजेंसी बनानी चाहिए R&AW की, और वो एजेंसी में पुलिस डोमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, हर तरह के लोग होने चाहिए। राइज ऑफ चाइना इज नाउ जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यूएस वगैरह को, वेस्टर्न लोगों को। मैंने कहा देखिए साहब, कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है आपकी बॉर्डर प्रॉब्लम का। चाइना वाले दबा के बैठे हुए हैं, आप में मिलिट्रीली कभी नहीं ले पाएंगे। हाइंड साइड से ये लगता है कि अगर पीछे की तरफ देखें कि पटेल के व्यूज़ ठीक थे। ताशिर शरीफ नेहरू को मिलने आया उस वक्त कि साहब हमें एक से जो 3 चीज़ें हमारी मांगे हैं। सिक्किम जो है उसमें बहुत पहले से लोगों का भी विश्वास है कि लेप्चास वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। लेप्चास जो हैं ये इंडो बर्मीज ट्राइब जो पहले आके सेटल कर गया, पर मुझे नहीं लगता कि वो उससे पहले भी कुछ लोग ज़रूर होंगे। सिक्किम खाली तो रहेगा नहीं, क्योंकि रामायण में कीरताज का नाम लिखा है कि इस एरिया में कीरताज रहते थे। तो लेप्चाज आ गए। उसके बाद जो सेकेंड वेव आई वो तिब्बत से आई, वो भूटियाज या खाम एरिया के जो टिबेटन्स वगैरह थे, तो उन्होंने 13वीं सेंचुरी में एक उनका बड़ा नाम है उनके मतलब पुरख का, खाए बोमसा कहते थे कि जो हु कुड फाइट द 1000 वॉरियर्स। तो उसने आके यहाँ जो लेप्चास का मेन चीफ थे उनसे संधि कर ली और आपस में मिलजुल के रहने लग गए। और असली जो फर्स्ट, अपने आप को महाराजा कहिए या राजा कहिए, उस वक्त कभी कभी चोग्याल भी कहते थे, तो 1642 में फुनसुंग नामग्याल बना। और उस वक्त जो बाई दिस टाइम इनका जो इलाका था वो नेपाल में इलम तक चला गया, बहुत दूर तक चला गया। इसलिए जो इनका कैपिटल था, राजधानी वगैरह भी थी, वेस्टर्न सिक्किम में क्लोजर टू दोज एरियाज थी। तो इसके बाद जब थोड़ा थोड़ा जब नेपालीज जो है गोरखास ताकतवर होने लगे, ये इनसे ज़मीन अपनी वापस लेने लगे। अल्टीमेटली जो है 1815 की एंग्लो नेपाल एंग्लो गोरखा वार्स जो हुई उसमें थोड़ा बहुत सिक्किम ने उनकी मदद करी, और उस मदद के एवज़ में एक ट्रीटी ऑफ तितालिया 1817 की हुई बिटवीन ब्रिटिश एंड सिक्किम, जिसमें कुछ एरिया इनको वापस मिल गया। और फिर जो है उसके बाद एक 1835 में उनकी एक ट्रीटी ब्रिटिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वक्त, कलकत्ता हेडक्वार्टर था, नज़दीक तो था। उन्होंने फिर दार्जिलिंग ग्रांट एक एग्रीमेंट किया कि दार्जिलिंग जो है पहले तो सिक्किम का हिस्सा था, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन वगैरह के लिए ये एरिया उनसे ले लिया सिक्किम से। और 3000 रुपया साल का, फिर 6000 कर दिया, फिर 12000 कर दिया, बीच में रोक दिया, इसका मुआवजा देते रहे वो। मगर देखने की चीज़ ये है कि इन दोनों ट्रीटी में सिक्किम का जो राजा था उसका नाम लिखा करता था सिक्किम पत्ती राजा। 1817 की तितालिया और 1835 की जो है उसकी ग्रांट दार्जिलिंग ग्रांट में। फिर आखिर में जाके और नज़दीक आते गए तो 1861 में इनकी ट्रीटी हुई, एंग्लो सिक्किम ट्रीटी, जिसमें पहली दफ़ा इसका नाम महाराजा लिखा गया। तो ये फॉर्मलाइज हुआ, उसमें एक तरह का ये सिक्किम उनका प्रोटेक्टरेट बन गया। और यही रिलेशनशिप 1950 इंडिया की जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया से ट्रीटी हुई दिसंबर 1950 में, तकरीबन वही थी। वो पहले भी प्रोटेक्टरेट थी 1861 के मुताबिक, वो बाद में भी प्रोटेक्टरेट, कोई नई चीज़ नहीं थी ये। तो फिर एक ट्रीटी हुई बड़ी इम्पोर्टेंट, एंग्लो चाइना कन्वेंशन 1890 की, वो भी चाइना में हुई, वो कलकत्ता में साइन हुई। तो जिन्होंने चाइनीज़ ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनका भविष्य तय कर दिया, भूटान, सिक्किम और तिब्बत का। इनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं डिसाइड, इनकी बाउंड्रीज तय कर दी। तो इसी कन्वेंशन में एक नाम लिया जाता है कि ऊपर की जो सिक्किम की नदर्न बाउंड्री नीचे थोड़ी आती है, और उसका जगह का नाम क्या गिम्पोचे माउंटेन लिखा है। तो जिसके कारण ये डाउट है। तो इंडिया है, मैं भी रहा हूँ सिक्किम में, देखा है कि बटांगला पास था वहाँ,
तो मेरे लोग जो वहाँ कुपो वगैरह में रहते थे ऊपर से देखते थे, तो मैं पूछता था अभी इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ है, तो वो कह रहे हैं सब बटांगला में। तो चाइनीज़ उससे 4 किलोमीटर नीचे समझते हैं। जो डोकलम का झगड़ा हुआ वो इसी कन्फ्यूजन के कारण हुआ। तो ये तो उसकी इतिहास है। मगर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसमें ताशी नामग्याल 11th महाराजा था। तो 11th महाराजा ये 1914 से 64 तक चला, ये बाद में मर गया। तो 64 के बाद इसका जो लड़का था, एक बड़ा लड़का पालजोर नामग्याल, वो इनमें रवायत है वहाँ पर जो है सिक्किम में राजाओं में कि जो बड़ा लड़का है वो तो युवराज बन गया उसने, मगर नेक्स्ट वाला लड़का मोनेस्ट्री को दे देते हैं। तो वो पालजोर 1941 में दिसंबर में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में था, तो पेशावर में उसका एयर क्रैश हो गया और मर गया। तो इसको बुलाया गया, जो पार्डन था, मेन पार्डन 18 साल का था, तो वो वापस आके फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो उसके बाद आखिर तक वो राजा को थोड़ा दुख हुआ अपने लड़के मरने के लिए, तो ज़्यादा काम यही करने लगा पालजोर जो है। कोई ऐसा देखिए कि जब भारत जो है वर्ष अपना आज़ाद हुआ 1947 में, उस वक्त जो है हिंदुस्तान में कुछ एरिया तो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल करते थे, अंग्रेज़ी इलाका कहते थे, और कुछ स्टेट्स होती थी। तो उन हिंदुस्तान में उस वक्त 600 स्टेट थी भारतवर्ष में, और 600 में 34 पाकिस्तान वाली चली गई और 566 इंडिया के हिस्से में आई। और ये 566 जो थी सभी के सभी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की मेंबर थी 1922 में जो बना। और जब इंडिपेंडेंस से 1 साल पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो उसके सभी के सभी ये भी मेंबर थे। और सिक्किम क्योंकि बहुत छोटी स्टेट है, बड़ी बड़ी स्टेटों के तो 2-2, 3-3 मेंबर थे, जैसे हैदराबाद, भोपाल वगैरह, ये आपका बड़ौदा। मगर सिक्किम वाले में इनको कूच बिहार रिप्रेजेंट करता था और 7 छोटी छोटी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और नेहरू ने जनवरी 1947 में एक स्पीच दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसमें ये कहा उसने कि इन ए सेंस भूटान इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, मगर जहाँ तक सिक्किम का ताल्लुक है ये एक इंडियन स्टेट है, परंतु बाकियों से थोड़ा फ़र्क है। इसलिए हम एक स्पेशल कमेटी बनाएंगे, उनको कहेंगे कि ये दोनों जो भूटान और सिक्किम के मामलों की जांच करें। और अल्टीमेटली ये हुआ कि उन्होंने रिपोर्ट दी होगी कि सेपरेट करो। इसमें बाकी सबको तो ऑप्शन दी एक इंटरिम एसोसिएशन उनके साथ जो है एक्सेशन करने की, कि स्टेट्स जो हैं गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया को एक्सीड कर जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो साइन करेंगे। ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में उस वक्त की ये एक प्रोविज़न भी था कि एक्सीड कर जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, जो डिफेंस है, फाइनेंस है, कम्युनिकेशन वगैरह, ये उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी। बाकी वो पहले उनको फुसलाने के लिए था, अल्टीमेटली तो सबको मर्जी करना था ताकि इन स्टेजेस चले जाएं ये लोग। तो ये जो है बाकियों को ये दिया कि सिक्किम को नहीं दिया। तो एक बड़ी मीटिंग हुई इम्पोर्टेंट। इसके पहले ये बतलाना चाहूँगा कि जब ये डिस्कस हो रहा था, सरदार पटेल थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, उस वक्त होम तो था नहीं कोई, वो इंचार्ज था मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा नेहरू को कि भाई ये इसको क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसको भी साथ ही मर्ज करो ख़त्म। मगर नेहरू ने इंसिस्ट किया। तो इंसिस्ट करने के बाद एक मीटिंग 3 जून 1947, 1-1.5 महीना पहले इंडिपेंडेंस के जो हुआ मिली। वीपी मेनन थे सेक्रेटरी, बड़े पावरफुल सेक्रेटरी, जिन्होंने सब मिला के स्टेट से दस्तखत करवा लिए। और उनके मीटिंग बुलाई भूटान के और सिक्किम के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि तुम्हारी बात करो आके। तो भूटान का था रिप्रेजेंटेटिव दोरजी और सिक्किम के थे लेड बाई ये पाल्डेन जो प्रिंस था जो आपका उस वक्त, और इसके साथ एक रूप नारायण इनका वकील था। तो रूप नारायण ने कहा साहब कि हम जानते हैं कि सिक्किम इंडिया की स्टेट रही है अभी तक, मगर क्योंकि हमारी ऐसी स्ट्रेटजिक जगह है, हम तिब्बत से हमारी कल्चरली बहुत आपस में मेल जोल है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें सेपरेट स्टेटस दिया जाए जैसे कि भूटान वगैरह का है। तो वीपी मेनन को क्यों पता था कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पटेल में और नेहरू में, तो इनको दोनों की मीटिंग बुला ली। उसने कहा कि देखो आपके पास 2 चीज़ें हैं,
दोनों को कहा, एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन करो और एक्सीड कर जाओ यूनियन ऑफ इंडिया को, मगर दूसरा है कि बायलैटरल ट्रीटी हम कर लेते हैं एक दूसरे को। उसने ये देखो, मैंने किताब ओरिजिनल देखा है वो नोट MEA में, तो उसने ये कि कहीं गलती से सिक्किम एक्सेशन ना कह दे, उसने कहा मुझे लगता है दूसरा रास्ता आपके लिए ठीक है, तो हम बायलैटरल ट्रीटी करेंगे। तो एकदम सिक्किमी तो मान गए, बिल्कुल ठीक। भूटानी ने कहा साहब मैं तो जाके वापस जाके बात करूँगा। तो इसकी बैकग्राउंड जो है, ये मिसेस गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, जब ये ऑपरेशन हमारा चल रहा था 1973-74 में, पहले तो PN हक सर थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो उनको तो संजय ने निकलवा दिया था। PN धर थे, बाद में आए। उन्होंने किताब में लिखा है, इंदिरा गांधी एमरजेंसी वगैरह में, उसमें लिखा है कि मुझे मिसेस गांधी ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बतलाया कि मेरे फादर ने जो कुछ, मुझे कभी बात नहीं करी रीज़न की, मगर हाइंड साइड से ये लगता है कि अगर पीछे की तरफ देखें कि पटेल के व्यूज़ ठीक थे, मेरे फादर के नहीं थे। और ये भी कहा कि रीज़न हो सकता है कि नेहरू ने, उसके पिताजी ने सोचा होगा कि अगर सिक्किम को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो चाइना तिब्बत को रहने देगा, उसकी जो है ऑटोनॉमी वगैरह को। जैसे बाकी स्टेट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में लेते गए। जैसे इधर 1861 की ट्रीटी, सिक्किम का तो 1861 की ट्रीटी से तय हो गया, जिसमें कि वो प्रोटेक्टरेट है, वो सिक्किम की फॉरेन पॉलिसी और उसकी कम्युनिकेशन, उसकी करेंसी और डिफेंस, ये 4 चीज़ें देखेंगे। जो बाद में 1950 की ट्रीटी इंडिया में हुई उसके मुताबिक जो है। और इससे पहले जब जो मीटिंग बैनर की ख़त्म हुई थी, उनको कहा था कि पहले तो हम आपको एक स्टेटस को का एक एग्रीमेंट कर लेंगे, तो उसके वो अभी वो फरवरी 48 में साइन हो गया जो है, तो उसमें एज यू वेयर, तो उसमें ये लिखा था वही ब्रिटिश ट्रीटी 1861 के जो क्लॉजेस थे उसको रिपीट कर दिया। और उसके बाद 1850 दिसंबर में इंडिया और इनकी फॉर्मल ट्रीटी हो गई। उस ट्रीटी के मुताबिक वही चीज़ें जो पहले थी, वही 4 चीज़ें इंडिया के पास, बाकी उनको दिया। ये देखिए कि ये था कि जब नेहरू ने डिसाइड कर लिया कि भाई इसको तो अलग स्टेटमेंट देना है, इसको अलग स्टेटस रखना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि उसके ख़िलाफ़ करे। तो उन्होंने जो है चोग्याल, उस वक्त तो महाराजा था, चोग्याल का टाइटल 1963 में दिया। तो महाराजा इस पॉलिसी के मुताबिक जो चोग्याल को तो अपीज़ करो, उसको खुश करो, मगर जो प्रो मर्जर फोर्सेस हैं उनको दबा के रखो। और कॉशियस कंटेनमेंट का मतलब ये है कि पूरी तरह भी ना दबाओ, कि हो सकता है कि चोग्याल बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते, इन लोगों को फिर खड़ा करना पड़े। इनको ख़त्म नहीं करना, बस ना ज़िंदा रखना या मरने देना, तो इनको हमेशा आश्वासन देते रहो, हाँ ठीक है ठीक है, मगर मदद ना करो, ये सोच के कि इंडिया की पॉलिसी एक स्टेबल सिक्किम चाहिए, ये पॉलिसी के मुताबिक। और स्टेबिलिटी वो सोचते थे कि इसलिए मिल सकती है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग महाराजा होगा, उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो, तो वो चाहते थे कि अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस को आगे बढ़ा दिया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए जो है 1953 में, आगे जाके बात करेंगे, जब उनकी इलेक्शन शुरू हुई, उसमें भी बड़े प्रोविजंस रखे कि जो ये नेपलीज डोमिनेटेड जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ना गवर्नमेंट बना ना सके, सब कुछ उसी के हाथ में हो। एक्चुअली मैं यूपी में उस वक्त 2 साल रहा SP बाराबंकी, तो मैं R&AW के लिए आ गया, मैं जाना था। तो मैं फरवरी 1972 में ज्वाइन किया, पहले करना चाहिए था, मगर वो क्योंकि बांग्लादेश की लिबरेशन वार होगी तो मैं रुक गया, उन्होंने रोक लिया। तो फरवरी 1972 में आया मैं, कोई 17, वो भी ट्रेनिंग होने के बाद मुझे एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में लगा दिया, जहाँ भर्ती करो, लोगों का रखो, ये वो नया, बिल्कुल ही नया तरीका था हमारे लिए, वो सीखे हम बहुत कुछ। तो 18 महीने हुए थे हमें कि उस वक्त जो है जून जुलाई 1973 में मुझे कहा गया कि काऊ साहब बुला रहे हैं, वहाँ मिलिए। हमारी तो R&AW की बिल्डिंग तो होती नहीं थी, जब सितंबर 1969 में बनी R&AW, तो अलग सिर्फ हेडक्वार्टर्स के 5-6 आदमी, तो वो तो रह गए साउथ ब्लॉक में, जहाँ DGMO का दफ्तर आजकल, तो बाकी अपने अपने अलग अलग घरों में था। हमारा दफ्तर एस्टेब्लिशमेंट का ग्रीन पार्क में था, जहाँ गुरुद्वारा, उसके पीछे 2 घर लेके किराए में रहते, तो हर जगह ही होता था बहुत, कहीं चाणक्यपुरी में, कहीं कहीं। तो वो मुझे गए मिलने, मैं चला गया,
तो मुझे कहा गया, पता नहीं क्यों चुना, कहते देखिए हम तुम्हें एक बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए चुन रहे हैं और हमें उम्मीद है कि तुम उसमें खरे उतर पाओगे। तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ना इंटेलिजेंस का, तो क्या वो ट्रेनिंग 3 महीने के बाद हमें पता है क्या करना है, कॉमन सेंस की बातें जो होती थी। तो मैंने कहा सब क्या, मुझे हैरानी प्लेजेंट सरप्राइज हुआ कि 8-9 की सर्विस में 64 बैच का IPS ऑफिसर, 8 साल पूरे हुए थे, 9 भी नहीं। तो और मैं सक्सीड किया। हमारे वहाँ पर जो गैंगटॉक में थे, OSDP कहते थे उसको, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पुलिस, तो उनको सियाली हमसे 6 साल सीनियर और 7 साल, तो उनको सक्सीड किया। तो वहाँ जब मुझे वो काओ साहब ने कहा तो मुझे ये लगा कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है हमें। तो इसमें ठीक जब मैं सिक्किम में पहुंचा जुलाई या अगस्त 1973 में, तो डायरी लिखने लग गया मैं रोज़ की। अदरवाइज़ तो किताब मुश्किल थी, इतनी याद कहाँ रहती है। तो रोज़ की बातें जो लिख लेता था, तो उसमें आए काओ साहब का बड़ा रुतबा था उस वक्त। तो ये जो बनी क्यों R&AW की 1962 में चाइना की वार, 1965 में पाकिस्तान की वार में कुछ कमियाँ रह गई थी इंटेलिजेंस की, क्योंकि IB दोनों चीज़ें देखती थी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो फिर मिस्टर हक सर जो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो उन्होंने और इनमें मिलके उन्होंने कहा कि एक सेपरेट एजेंसी बनानी चाहिए R&AW की, और वो एजेंसी में पुलिस डोमिनेटेड नहीं होनी चाहिए, हर तरह के लोग होने चाहिए। तो वो फिर इन्होंने बनाई, और शुरू में बड़ी मुश्किलें हुई काओ साहब को। जेलसीज हो जाती हैं, टिकने नहीं देते, सेक्रेटेरिएट रैंक कैसे दें, फंड्स वगैरह में बड़ी मुश्किल हुई। तो इसमें अक्सर साहब ने बड़ी मदद करी उनकी। तो काओ साहब UP काडर के आदमी थे, तो हमें तो उनके सामने बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, इतने सीनियर लगते थे, है ना। कुर्सी पे तो आधी कुर्सी पे बैठते थे हम जब कभी बुलाया तो। मगर रिटायरमेंट के बाद जब भी कभी पार्टी वार्टी में मिलते थे, मुझे आके सोफे बैठा लेते थे कि बैठो तुम। तो अल्टीमेटली 1988 में रिटायर हो गए थे वो। 1977 में जब ये मिसेस गांधी इमरजेंसी के बाहर गई ना, मुरारजी देसाई के वक्त, तो उनको हटा दिया। तो फिर वो 1988 में मुझे टेलीफोन कॉल आया फिर दफ्तर में काओ साहब का। तो ये बतलाइए उस ऑपरेशन का क्या नाम था, उसका क्या नाम था। मैं बतला दिया। अरे सिद्धू साहब आपकी तो बड़ी याददाश्त है। मैंने कहा सर मैं तो छोटी सी चीज़ देखता था, आप सारी दुनिया को देखते, तो आपको याद कहाँ। तो हो गया। फिर किताबें भेजिए इसके बारे में, भेज दी किताबें। तो 15-20 दिन के बाद आया कि भी तुम मिलो मुझे आके। इन RK-पुरम में इनके सर वसंत विहार में घर है, E ब्लॉक में। तो एक ही दफ़ा गया उनके घर में, कौन इतने सीनियर आदमी से जाए। तो वो हम जो है ऊपर बुला लिया, इनकी स्टडी ऊपर थी। तो उन्होंने एक कागज़ दिया, 17-18 पेज का नोट था। कहते देखो मैंने इसके बारे में, सिक्किम के ऑपरेशन के बारे में ये लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम किताब लिखो कि तुम तो डायरेक्ट बात की, तुमने हैंडल किया। तो मैंने पढ़ा। मैंने कहा साहब देखो मैं अभी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, कितने साल मेरे बाकी रह गए, मेरे पास कहाँ टाइम होगा। नहीं रख लेना बाद में। मैंने कहा साहब मैं वादा नहीं करना चाहता, तो कहीं ना लिखेगी तो बड़ा बुरा लगेगा। तो अच्छा ऐसा करो सुन लो हमसे क्या हुआ। तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बतलाई कि ऐसे हुआ, मिसेस गांधी ने ऐसे बुलाया, ऐसे किया। तो वो जो है मैंने काफ़ी यूज़ किया। मगर वो जो है ना इनका नोट, इन्होंने 7 नोट लिखे थे अपने रिटायरमेंट से पहले। 2002 में गुजरे, तो 2000 में नेहरू मेमोरियल को दे दिए इन्होंने। उसमें से बाकी तो ओपन कर दिए, मगर 3 जो हैं वो क्लोज्ड हैं, अभी भी फाइलें पड़ी हैं। तो उसमें से एक तो यही नोट है, वो रख दिया सिक्किम की मर्जर के ऊपर। दूसरा मिसेस गांधी की असैसिनेशन के ऊपर है, और तीसरा बांग्लादेश की मर्जर की इंडिपेंडेंस, बांग्लादेश की लिबरेशन। सिक्किम के बारे में तो मुझे दिखाई था, पंजाब के सिखों, ये मिसेस गांधी की असैसिनेशन के बारे में ज़्यादातर मुझे पता है। मगर खुलना चाहिए वो भी कि क्यों, कैसे हुआ, क्या बैकग्राउंड है उनकी असैसिनेशन की, क्या कमी रह गई, तो उन्होंने क्या लिखा। वो तो डायरेक्टली डील करते थे ना। तो वो पेपर वहाँ है। मगर काफ़ी कुछ जो है मुझे याद रहा। तो इसमें जो लिखा है मैंने किताब में, उस ऑपरेशन के बारे में कैसे हुआ, वो उसके बेसिस पे तकरीबन। ये देखिए कि जब ये 1950 की ट्रीटी हो गई और अपना स्टेटस अलग करा लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है चोगेल अंदर से खुश नहीं था। ये जो पाल्डेन थाउंडोप उस वक्त महाराजा था,
अंदर से खुश नहीं। इसने कहा अभी भी मेरे नाक में लगे। उसने अपने रुस्तम जी एक दोस्त था ICS का, वो पहले वहाँ पर था, दीवान भी रहा, बाद में भूटान का एडवाइज़र भी रहा, तो उसको कहता था ये कि मेरे तो नाक में नकेल डाल रखी है, लेके चले जाते हैं, मुझे ठीक नहीं लगता ये। और अंदर से ये जो है बहुत वाइनिंग डाइनिंग करने लग गया। जितने अफसर आते थे, डिफेंस वालों को, सबको, ताकि इसकी वाह सुनाएं, बात करें, बड़ा अच्छा है, ताकि इसकी सपोर्ट रहे। मगर 1967 में इसने पहली दफ़ा जब इलेक्शन में कुछ ज़्यादा कमज़ोरी रह गई मिसेस गांधी की, तो फिर इसने बात करनी शुरू कर दी। एक पहली इंटरव्यू दी कि सिक्किम का सिर्फ जो है डिफेंस गवर्नमेंट के पास से होना चाहिए, इंडिया के पास, बाकी सब मैं लेना चाहता हूँ। फिर इसमें अगले में इंडिपेंडेंस के बारे में बात करी। और इसके बाद मिसेस गांधी ने कुछ ज़्यादा इसको रोक नहीं पाई, तो एक विज़िट में गई थी, वहाँ पर कहा कि मेरी पोजीशन ख़राब है अभी पॉलिटिकली, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो इसी पीरियड में इनका एक बहुत अच्छा दोस्त, घनिष्ठ मित्र, जो महाराजा क्या, इसकी फादर मर गया था 1963 में, और 1963 में ही जो है होप कुक से शादी हुई। 1965 में कारोनेशन हुई थी इसकी। तो कारोनेशन से पहले बड़ा जोर डाल के इसने अपना टाइटल जो है वो चोग्याल का ले लिया इंडिया से, जो कि कभी भी नहीं था, अंग्रेज़ों के वक्त से ख़त्म हो गया था डिसयूज़ में। तो चोग्याल होता है धर्म राजा, कि धर्म का भी हेड है, राजा भी है वो। और इसकी वाइफ को ग्यालमो कहते थे, ग्यालमो भी धर्म रानी। तो ये जब उसमें पहली दफ़ा इंडिकेशन वैसे भी दे दिया था 1965 में, जो कारोनेशन ज़्यादा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे लक्ष्मी, शायद वो चली गई वहाँ एज गेस्ट एट द टाइम ऑफ कारोनेशन। उसमें स्पीच में लिखा कारोनेशन की, हम जो हैं हमें याद आ रहे हैं हमारे नेबर नेपाल और भूटान, और हम भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तो इनडायरेक्ट हिंट कि हमारा भी वैसे होना चाहिए। तो विजयलक्ष्मी जो थी वो, उन्होंने जवाब दिया कि कोई नई चीज़ नहीं हम कर रहे हैं, आपके रिलेशन नए थोड़ा, ये तो 1881 में भी वही थे, अब भी वही है। तो इनडायरेक्टली स्नब किया उसको। तो ये उसी वक्त से छोड़ा नहीं इसने। तो 67 के बाद ओपनली हो गया, वहाँ जाके डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे इंडिया के ख़िलाफ़। वी आर बफर्स नॉट डफर्स, इंडियन गो बैक, क्विट सिक्किम, ये वो जुलूस निकलने लगे। यहाँ तक कि वहाँ जब वहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाते थे पॉलिटिकल ऑफिस में, तो वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होने लग गए। तो बड़ा ओपनली इंडिया के ख़िलाफ़ बातें करने लगे। तो आखिर में इधर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि 1967 में 68 में इनके बहुत मित्र थे, एक TN कॉल फॉरेन सेक्रेटरी बन गए, ICS ऑफिसर थे। तो वो इनके जब भी कभी सिक्किम जाते थे, वो पैलेस के ही गेस्ट हाउस में रहते थे। बाकी तो पॉलिटिकल ऑफिस में रहते थे सभी लोग, मगर ये वहाँ पर। और इनका दोस्त, इनकी चोग्याल की बहन कुकुला बहुत वेल नोन है वो, तो उनकी दोस्त थी वो बहुत। तो वो इसकी वजह से जो है ये मैनिपुलेट अपने आप करते रहे पॉलिसी को। तो वो उसने कोई ख़ास सख्त एडवाइस दी नहीं। और इधर जो है दिल्ली में ये इसका टिक्की कॉल की पॉलिसी, इसने फिर आखिर में कहा कि इसका हल निकालते हैं। टिक्की कॉल ने कहा, फॉरेन सेक्रेटरी, परमानेंट एसोसिएशन का स्टेटस दे देते हैं इसको। पहले तो प्रोटेक्टरेट थी, तब परमानेंट एसोसिएशन देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता सिक्किम को कुछ इंटरनेशनल UN ऑर्गेनाइजेशन, ILO वगैरह वगैरह की, WHO, इसका एक स्पॉन्सर्ड मेंबर बना देंगे इंडिया का। तो ये जो पॉलिसी बना रहा था, दे रहा था, तो PN हक्सर ने कहा, 2 चिट्ठियाँ मैंने PN हक्सर की नोट जो प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं, तो वो मैंने कोट किए हैं। उसने कहा कि मेरी तो समझ नहीं आता क्या कर रहा है। एक टाइम था कि हमारे साथ सारे सिक्किमी जो थे, पॉलिटिकल पार्टीज़, लोग हमारे साथ थे। अब ऐसा हो गया कि ऐसी पॉलिसी फॉलो करते वक्त हम सबको नाराज़ कर बैठे हैं। मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर हम अपनी पॉलिसी बदल दें तो हम इसको 2-3 साल में सीधा कर सकते हैं। तो हमने लिखा कि जो 2-3 साल कहता है, हमने 27 महीने में कर दिया, वो ऑपरेशन से मिला दिया। तो ये दोनों का झगड़ा। तो परमानेंट एसोसिएशन का चोग्याल, जो उस वक्त चोग्याल बन गया था, तो चोग्याल ने अपने दोस्तों को पूछा, वकीलों को लंदन वगैरह से, उन्होंने कहा साहब ये तो प्रोटेक्टर से भी ख़राब है, गड़बड़ है। तो इसने ना कर दी, मैं नहीं करूँगा। तो ये लास्ट टाइम टिक्की कॉल ये प्रपोज़ल लेके सितंबर 1972 में गया वहाँ, इसको दिखाने के लिए कि मान जाओ तुम। ये नहीं माना, क्योंकि उसने दिसंबर में रिटायर होना था।
तो दिसंबर 72 में जो है ये रिटायर हो गया और वहाँ से आ गया केवल सिंह। तो केवल सिंह अब जो है मिस्टर काओ और पीएन अक्सर इकट्ठे थे, टिक्की कौल अलग था। तो अब जो ये तो बिल्कुल न्यूट्रल थे केवल सिंह। तो केवल सिंह, इसने लिखा है मिस्टर धर ने अपनी किताब में कि केवल सिंह का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनडायरेक्टली लिखा नहीं कि उनका वहाँ दोस्ती थी सबसे, और ये टोटल, और उधर काओ ने अपनी कंट्रोल नई पॉलिसी बनाई। और इस पीरियड में ये भूल गया चोग्याल के अभी इलेक्शन में बहुत बड़ी थी, 2/3 मेजॉरिटी से जीती थी वो, गरीबी हटाओ के ऊपर 71, और उधर बांग्लादेश उसने लिबरेट करा दिया मिसेस गांधी ने। तो अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई। तो मैंने यही कहा, इसमें किताब में लिखा है कि उसको चाहिए था कि ये मान जाता और अपने बच्चों, अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो छोड़ देता। तो मैंने कहा कि जब जो है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाहरले मुल्क लोगों ने 2 किताबों वालों ने स्कॉटिश प्रवर्ब डाले हैं, मैंने हिंदी के डाले हुए सारे पास। मैंने कहा कि उसका विनाश ही आ गया था, तो इसलिए सोच ही नहीं पा रहा था कैसे सोचे। तो फिर ये आ गया दिसंबर में केवल सिंह का। तो मुझे इसमें किताब में नहीं लिखा, मगर वाजपेयी साहब जो थे पॉलिटिकल ऑफिसर थे, उन्होंने बाद में बताया, गुजर गए बेचारे पिछले साल कोविड वगैरह में। तो उन्होंने कहा कि एक चिट्ठी चोग्याल ने लिखी मिसेस गांधी को, जिसमें उसने लिखा कि हिज मजेस्टी नीचे लिख दिया। तो हिज मजेस्टी तो इंडिपेंडेंट किंग ही हो सकता है। तो मिसेस गांधी के पास चिट्ठी आई, उन्होंने अक्सर को और काओ साहब को बुलाया। ये दिसंबर 15, 20, 25 के बारे में बात है। तो काओ साहब को कागज़ दिखा के कैन यू डू समथिंग अबाउट इट। तो उन्होंने पढ़ी, तो सिक्किम के बारे में है। तो काओ साहब ने कहा कि देखो, मुझे 15 दिन दीजिए, हम वापस आएंगे, आपके बात करेंगे क्या कर सकते हैं हम। तो फिर उस 15 दिन में जो है हमारे रीजनल हेड थे बैनर्जी, पीएन बैनर्जी साहब, बड़े वेल नोन थे। उन्होंने सारा बांग्लादेश ऑपरेशन किया था। वो कलकत्ता में थे और जब तक जिंदा रहे वो IBN R&AW उनके साथ ही रही, अंडर रही। तो वो बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में जुलाई 1974 में ढाका में गए थे। उस वक्त मुजीब को कहते थे कि अभी तुम्हारी असैसिनेशन हो सकती है, ये वो सब बदल रही। तो होटल में खाना खाने के बाद बड़ा सीरियस हार्ट अटैक हुआ। तो मैंने ये भी कहा जुलाई 1974 में, बड़े मेरे क्लोज थे। तो मैंने लिखा है कि उनमें नाम था दूसरा था, तो अब पोस्टमार्टम कैसे कराओ, उसका नाम कहो, और बड़ा सारा कुछ अरेंज किया। फिर रातों रात उसको हेलीकॉप्टर से लेके आए डेड बॉडी वगैरह को। तो उनको कहा गया कि बतलाओ। तो वापस आए, उन्होंने सब यहाँ पूछा, हमारे प्रीडिसेसर सयाली थे और कि भी कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने सब अपने आदमियों से बातें करी। तो उन्होंने कहा साहब हम कर सकते हैं। तो फिर दोनों सयाली और इसको बुलाया गया। फिर दिल्ली में काओ साहब को बुलाया। तो काओ साहब, इनको कहा साहब हम करेंगे, बतलाइए, मगर ये बतलाइए कहाँ तक जा सकते हैं हम, मर्जर तक जा सकते हैं कि कहीं और कुछ करना है अपने, कि इससे और दस्तखत करवाने हैं कुछ। तो उन्होंने कहा, मिसेस गांधी से जाके काओ साहब ने कहा कि साहब ये है कि आप बतलाइए, हम तैयार हैं, आप बतलाइए कि क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो चाहते हैं वो करो, मर्जर तक भी जाओ, मगर उनको साथ लेके चलो। तो ये पॉलिसी थी। और उसी कारण जब 1973 की 5वीं इंटरनल इलेक्शन हुई, वहाँ उसने एक इलेक्शन का सिस्टम चालू कर दिया चोग्याल ने 1953 के बाद, मगर उसमें नॉमिनेटेड लोग और उसमें 50% भूटिया लेप्चा, 50% अब, तो कंट्रोल अपने रहता था। कई दफ़ा तो काजी साहब की पार्टी जो है वो नंबर 1 आती थी। वहाँ भी अपने सब्जेक्ट इसने कोई रिजर्व सब्जेक्ट, कोई ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व अपने पास रखता था और वही सेक्रेटरी चलाते थे इसका। और उनकी रिजर्व के जो सेक्रेटरी होते थे दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर से सीनियर होते थे, वो गाड़ी पे जाया करते थे, ये पैदल कई दफ़ा। तो हमें कर्मा तोपदेर ने बताया, उनका इंटेलिजेंस चीफ था, यहाँ आया, बाद में बेचारा कैंसर से मर गया कुछ महीनों में, कि हमारा फादर जो था तोपदेर, तो मार्टिन तोपदेर, वो और 2 मिनिस्टर एक जीप में जाया करते थे, पास साथ में बैठ के, उनके पास, दोनों के पास। और वहाँ स्टेडियम में नेशनल जो फंक्शन होता था बहुत बड़ा, उनको दूर उतर के जाना पड़ता था, वो सेक्रेटरी थे आगे तक जाते थे। तो इनको ट्रीट वो ऐसे ही करता था, कोई ख़ास नहीं, मगर कोई ना। तो ये जब हो गया तो फिर इलेक्शन जो 1973 जनवरी में हुई, उसमें कुछ रिगिंग हुई। उस रिगिंग का फ़ायदा उठा के फिर बहुत बड़ा
बवाल खड़ा कर दिया। और अप्रैल को उसका 50th बर्थडे था चौगल का, तो उसमें बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन खड़े किए गए, हल्ला किया गया। तो उसके ऊपर उन्होंने जो है 8 मई एग्रीमेंट साइन करा लिया मेरे पास पहले। 8 मई में 2-3 चीज़ें हुई। एक तो सिर्फ उसके पास पैलेस और सिक्किम गार्ड का चार्ज रह गया, बाकी सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव था B.S. दास, तो वो उनको दे दिया कि B.S. दास 10 अप्रैल को चले गए थे वहाँ पर। तो ये जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट मई 8 का बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें केवल सिंह ने, चौग्याल ने और ये पॉलिटिकल पार्टी जो प्रो मर्जर वाली जो काजी साहब और KC प्रधान और उधर से नेटवर्क शेयरिंग, एक नेशनल पार्टी भी इन्होंने खड़ी कर रखी थी ना चौग्याल ने पहले। उस वक्त तो राजा ही था, महाराजा था। तो इनको जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस में सबसे बड़ी पार्टी ताशी शेयरिंग की थी, सिक्किम स्टेट कांग्रेस। बाद में जब इंडिपेंडेंस के बाद ये मिल गए, तीनों पार्टियां मिल गई सिक्किम स्टेट कांग्रेस के ऊपर। उस वक्त ही देखिए कि 1949 में बाद में मिलने आया ताशी शेयरिंग, नेहरू को मिलने आया उस वक्त कि साहब हमें जो 3 चीज़ें हमारी मांगे हैं, एक तो पॉलिटिकल रिफॉर्म, एक लैंड रिफॉर्म, एक एक्सेशन टू इंडिया। तो दिसंबर 1948 में तो नेहरू ने ताशी को कहा कि देखिए मैं दोनों मांगे मांगता हूँ, ठीक है आपकी, मगर जो एक्सेशन वाला है ये ठीक नहीं है। लेट सिक्किम ग्रो अकॉर्डिंग टू इट्स ओन जीनियस। वो माने नहीं, जीनियस हो गया। तो फिर उसने आके यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन शुरू की है ताशी शेयरिंग ने। 19 नो टैक्स नो डिमांड, बड़ा और 1949 में उसने पैलेस घेर लिया, 5000 सिक्किमीज। उस वक्त ना कोई सड़कें ना कुछ, बहुत बड़ा क्राउड, और सारी पॉपुलेशन सिक्किम की इंडिपेंडेंस के वक्त 1,20,000 थी, और सारा एरिया कोई 7,300 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इतने लोग इकट्ठे करने के बाद आप कह रहे हैं कि बाद में इंडिया ने R&AW ने इकट्ठे किए, उस वक्त तो कोई R&AW भी नहीं था। तो वो राजा डर के भाग गया, पॉलिटिकल ऑफिस के पास उसने पनाह ले ली। तो उस वक्त एक हौसला देखिए, पॉलिटिकल ऑफिसर जो राजेश्वर दयाल थे, और उसने इंडिया के मिला के एक कहता कि कैबिनेट बना दो, राजा से कहा कैबिनेट बना दी 5 आदमियों की। बनाने के बाद 27 दिन में तोड़ दिया उसको। तो अब ये कहा ताशी शेयरिंग फिर नाराज़ हो गया। तो फिर जो है उसने बेचारे को ऐसा कहा कि वो देखिए ही वांटेड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, नो डिफरेंस बिटवीन, ना कोई नेपलीज में भूटियाज में किसी को डिफरेंस नहीं चाहता था। तो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम पॉलिसी जो थी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें ताशी शेयरिंग के लोगों को कहता था कम्युनल फोर्स। मैंने देखा नोट्स में ये कम्युनल फोर्सेस हैं। और जो काजी और ये की पार्टियां थी ये वाली थोड़ा कॉशियसली चलते थे, तो ये लोगों को कहते थे प्रोग्रेसिव फोर्सेस, जो इंडिया के मान लेते थे। तो आखिर में तंग आके 1953 में जब पहली इलेक्शन हुई, उसमें ताशी शेयरिंग ने कहा कि ये इसको बदल, ये लोग जो है कुछ नहीं किया, हमारे जो 6 आदमी जीते हैं वो ओथ नहीं लेंगे। तो उस पीरियड उसमें वहाँ पर डिफरेंसेस हो गए, और अनफॉर्चुनेटली ताशी शेयरिंग को निकाल दिया प्रेसिडेंट, और काजी लैंडोबदुर्जी बन गए प्रेसिडेंट। वो इतना मायूस हुआ कि बीमार रहने लगा। आखिर में जो है 1-2 साल में वो ही डाइड ऑफ ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल। मैंने लिखा कि सुसाइड होगी बेचारे, डिप्रेशन हो गया होगा, कितना बड़ा लीडर ऐसे चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रॉन्ग पॉलिसीज़ के मुताबिक। शुरू में वही तो थी, शुरू में तो 5000 आदमी जो घेर लिया तो वो प्रो एक्सेशन ही तो था। उन्होंने अपने रेजोल्यूशन पास किया, मीटिंग में 3 रेजोल्यूशन पास किए, तो पब्लिक मीटिंग हुई, और उसमें पब्लिक मीटिंग में जो हुई एक स्टेडियम में एक पढ़ा गया सम फैक्ट्स अबाउट सिक्किम। वो पेपर मेरे पास है, उसमें सब बतलाया गया कि कैसे ट्रीट कर रहा है राजा हम लोगों को। तो कुछ उसकी एस्टेट्स हैं वो अपनी हैं, उसमें नेपाली काम ही नहीं कर सकते, दूसरे करेंगे सिर्फ, और करेंगे तो आदि उसको मिलेगा मुआवजा वगैरह उसके। तो बहुत कुछ बहुत उसको उसने सब एक्सपोज किया उन्होंने। एक दफ्तर खुला था चाइनीज़ इन्वेजन के बाद 1962 के बाद, उस वक्त IB का दफ्तर था, R&AW तो बना नहीं था। और राजेश्वर दयाल सबसे पहले थे, वो बाद में गवर्नर बने बंगाल के, UP के, और उसको सक्सीड किया गया गौरी शंकर वाजपेयी, तो वो भी R&AW के हेड बने। और उनके दौरान ये R&AW बन गया। तो R&AW जो बना, अब वो तो IB था, दफ्तर था, और IB वाले कहाँ जाएंगे, IB की एग्जिस्टेंस ही नहीं रही। जब वो तो फॉरेन इंटेलिजेंस, फॉरेन एक स्टेट है, तो
जो गौरी शंकर वाजपेयी R&W का आने का, कुछ लोग जो है R&W के एक ही दफ्तर में, मैंने लिखा है माई 2.5 रोल अवतार्स एक चैप्टर में, कि मैं जाने के बाद एक तो मैं R&W को देख रहा था, एक IB के लोगों को कवर देता था, और दूसरा ये नया ऑपरेशन था हमारे पास। तो वो एक ही दफ्तर में 5-4 कमरे में IB बैठती थी, बाकी में R&W। तो IB वाले उसमें ये भी देखिए कि IB का काम काउंटर इंटेलिजेंस था, कि क्या कर रहे हैं इंडियंस वगैरह, क्या नहीं कर रहे हैं, चोग्याल क्या कर रहा है। तो मेरे पास उनका एक वैद्यलिंगम DCIO होता था, DSP के रैंक का हेड, क्योंकि उनका जो हेड था तेजपाल, उसको PNG डिक्लेयर कर दिया चोग्याल ने, क्योंकि ओपनली साउथ वगैरह में चोग्याल के अगेंस्ट बातें करता था। तो वो मेरे पास एक सवेरे से फोल्डर लेके आ जाता था दिखलाने के लिए बाकी लोगों को कि मेरे नीचे काम करता है। उसमें कुछ नहीं होता था, प्रेस क्लिपिंग होती थी, किसी के कुछ, किसी को कुछ। मैंने एक दिन उसको कहा, मिस्टर वैद्यलिंगम, दिस इज द ओनली थिंग यू प्रोड्यूस। सर, वी प्रोड्यूस ए लॉट, बट वी आर अंडर इंस्ट्रक्शन नॉट टू शो यू। तो ठीक है, मगर ये जो है देखिए, फिर मैं जब गया, मुझे काउ साहब ने कहा कि गो टू मिस्टर बनर्जी, PN बनर्जी से बात करें, वो आपको ब्रीफ करेंगे। तो ये 1949 का लोग भूले नहीं थे सिक्किमीज, कि हमें इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और डिच कर दिया, ख़त्म कर दिया हमको। इनको इतना फ़ायदा करने के बाद चोग्याल की पोजीशन वीक करवा के फिर हमें छोड़ दिया। तो इंडिया के ऊपर विश्वास नहीं था कुछ। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे कहा गया कि अब जो तुम्हारा काम है, जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं प्रो मर्जर वगैरह, इनको इकट्ठा करना है। एक सिक्किम कांग्रेस बाद में बन गई है एक ही पार्टी। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद अब क्योंकि May 8 एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था, अब जो है इनको इकट्ठा करिए, फिर जब इलेक्शन होंगी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीते उस असेंबली में, सिक्किम असेंबली में। और तीसरी चीज़ है, कुछ रेजोल्यूशन पास कराने पड़ेंगे, और उन रेजोल्यूशन के लिए इनकी मदद करिए। और आगे तक हर स्टेज में, एक एक स्टेज में आपको बतलाते जाएंगे कि आगे क्या करना। और एक और सबसे बड़ा कि देखो, तुम्हें इन लोगों को आश्वासन देना पड़ेगा कि अब भूल जाएं, वो 1949 की बात भूल जाएं, हम उनके साथ हैं, जो चाहते हैं वो करेंगे। ये देखिए, इसमें खूबसूरती ऑपरेशन की कि R&AW में सिर्फ 3 आदमी जानते थे कि हम मर्जर तक भी जा सकते हैं, काउ साहब और PN बनर्जी और इधर मैं। मेरी एक टीम बना ली थी 3 आदमियों की, एक DSP, एक सब इंस्पेक्टर, जो रात को काम करता था। दिन में तो हम चाइना तिब्बत इंटेलिजेंस की बातें करते थे, हमारी पोस्टें थी नॉर्थ ईस्ट सिक्किम में, और चोग्याल को 1 महीने में 1 दफ़ा या 2 महीने 1 दफ़ा मिलता था मैं, तो उसको बतलाता था मैं। जब बात करता था वो तो ज़्यादातर पॉलिटिकल ऑफिसर की मेरे पास बातें करता था, कंप्लेंट के वो तंग कर रहा है हमें। क्योंकि जब पॉलिटिकल ऑफिसर KS वाजपेयी आ गए, उन्होंने ये बदल, उधर चला गया केवल सिंह आ गए, मगर इन्होंने उसको स्क्रू करने लगे, उसकी कोई उसको ज़्यादा वक़्त नहीं देते थे। पहले वाले PO तो इसके पीछे पीछे भागते थे क्योंकि टिकी कॉल से डरते थे। तो इन्होंने ज़्यादातर उसी को, वो सोचता था हमारा सारी प्रॉब्लम ये वाजपेयी कर रहा है, बीच में हम ही करते थे ज़्यादा, तो हमें बतलाया करता था, सुन लेते थे, हम भेज देते थे। तो ये नीचे जो मेरे 2 काम करते थे, प्रधान और मेघमा, प्रधान तो फॉर्चुनेटली जिंदा हैं, उनको भी मैंने नहीं बतलाया। और जितने सिक्किम के पॉलिटिशियन थे, सिर्फ काजी साहब को हमने कॉन्फ्रेंस में लिया था अकेला। तो काजी साहब को ये कह दिया, सब आप जहाँ तक जाना चाहते हैं चलें, 1949 द्वारा रिपीट नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो मेरा जो कनेक्शन था, मेरे फादर इन लॉ तो फॉरेन मिनिस्टर थे, उधर R&W मिस्टर गांधी के नीचे था, तो दोनों की तरफ से मैं रिप्रेजेंट, तकरीबन पर्सनल एंड ऑफिशियल पोजीशन मेरी ठीक थी। तो फिर वो काजी साहब को कहा, मैंने कहा साहब ये है, तो वो ठीक है, मगर ये है कि सब आगे आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा। तो आखिर में जब 15-16 अप्रैल को 1974 में इलेक्शंस हुई, तो उसमें 32 सीटों के अगेंस्ट 31 आ गई सिक्किम कांग्रेस की। वो तो इतनी उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। और बीच में मैं उनको मिलता रहता था, रात को मिलते थे, कभी कालिम्पोंग चले गए, कभी इधर मिल गए, कभी किसी को पता नहीं था। तो उसमें मैंने एक दफ़ा पूछा भी उनसे, मैं एक तरह का उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी समझता था। तो मुझे कहते थे कि सब एक आदमी एडवाइज़र भिजवा दो, हमें पता नहीं क्या करना है, चिट्ठियाँ कौन लिखे क्या नहीं। मैंने सब उससे ये हो जाएगा, बात निकल जाएगी, एडवाइज़र मुझे समझिए, जब ज़रूरत हो मैं भेज दिया करूँगा मेघमा के थ्रू रात। तो मैंने पूछा कि साहब एक लेप्चास को तोड़ा जाए
उस वक्त रिंजेंग लेप्चा थे बड़े लीडर उनके, तो भाई रिंजेंग कहते बहुत अच्छी बात है, तो मैंने रिंजेंग को तोड़ के इनके साथ लाया। तो अब जो नेपलीज और भूटिया जब लेप्चाज इकट्ठे हो जाएं तो उसका क्या है, तो 31, तो सबसे पहले जो है 11 अप्रैल 1974 में इलेक्शन के बाद 11 मई में 1 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट रेजोल्यूशन आया। तो फर्स्ट रेजोल्यूशन जो है उसमें 2 चीज़ें की कहेंगी काजी साहब ने पास किया कि हम ये चाहते हैं क्लोजर रिलेशन विद इंडिया एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जब अगले दिन पास होना था, मैंने किताब में लिखा, पॉलिटिकल ऑफिसर वाजपेयी साहब थे, तो बुलाया कि ये पास करना होगा कल। मैं एक दिन पहले 10 को शायद 11 मई को, तो मैंने कहा साहब अपने आदमियों को कहिए वो आज से शुरू करें। ठीक है 2 मिनट के बाद कहते ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मुझे किसी ने नहीं कहा, ना काओ साहब ने कहा ना बनर्जी। तो ये जो वाजपेयी साहब थे ये काओ साहब को सबको पर्सनली जानते थे, बनर्जी को भी, और मुझे पता था कि ये बनर्जी को कहेंगे कि सिद्धू को बनाओ तुम। मेरा 5 मिनट का रास्ता था, तो 10 मिनट तक वेट करते थे। जब मैं गया पहली कॉल बनर्जी की आ जाती थी, सिद्धू देखो शंकर वाजपेयी थे ना, शंकर कितनी तुम्हारी मदद करता है, कितना अच्छा, बहुत तुम कर दो। मैंने कहा चलिए आपने कहा हम करेंगे। उस दिन रात को सभी मिले हम, जिसको सभी, पहली लास्ट मीटिंग सवेरे 3 बजे ही ख़त्म हो रही, तो अगले दिन वो सारे रेजोल्यूशन पास हो गए। और इसके बाद जुलाई 1974 में बहुत अपोजिशन हुई मीटिंग की, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम बिल, जो ये है ना, ये जो बाद में ये उसकी फ़ोटो है, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम बिल पास होना था। इसमें जो था एसोसिएट स्टेटस का दर्जा सिक्किम को देना था। अब तो प्रोटेक्टेड थी, अब क्योंकि प्रोटेक्टेड को बदल नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ, तो वो जून था, जून में, जुलाई में, तो बहुत झगड़ा वहाँ हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, मगर सीआरपी ने कंट्रोल कर लिया। तो वो जो पास हुआ रेजोल्यूशन, तो उसमें ये हो गया कि वी वांट एसोसिएट स्टेटस, और चोग्याल ने बहुत मना किया, ये हुआ, उसके ऊपर प्रेशर डाला। तो ये उसका, जब चोग्याल, ये काजी साहब चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने अपने खादा उसको पेश किया, और केवल सिंह सेक्रेटरी वहाँ चले गए दस्तखत कराने के लिए। तो फिर 35 में कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंडिया की अमेंडमेंट हुई, जिसमें सिक्किम जो है एसोसिएट स्टेट बन गई। बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो, ख़त्म हो गया सिक्किम का इंडिपेंडेंस। और ये जो है फिर उसके बाद ये दोनों चले गए, जो वाजपेयी साहब 4 साल हो गए थे, नॉर्मली 2 साल का टेन्योर होता, रुक गए। फिर B.S. दास थे जो चीफ एग्जीक्यूटिव, वो चले गए, उसकी जगह दूसरे आ गए, B.B. लाल आ गए जो है सेक्रेटरी, बाद में गवर्नर बने। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके फरवरी 1900 कितना, हाँ अगस्त 1975 में ये चला गया चोग्याल किंग बरेंद्रा की करोनेशन के लिए नेपाल। B.B. लाल ने भी कहा कि साहब मत जाइए, यहाँ ना जाइए। तो उसके वजह में फिर हम डेमोन्स्ट्रेशन कराए, जब जा रहा था तब करवाए, तब आ रहा था तब उसको करवाया। ये रास्ते छोड़ छाड़ के कहीं रात को पहुंचा, और वहाँ जाके इंडिया के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दी इसमें बहुत ज़्यादा। तो उसको रोज़ पैदा करके इसके ख़िलाफ़ ये जो है सिक्किम गार्ड का डिसबैंड किया। कि सिक्किम 10 अप्रैल को अब असेंबली की मीटिंग थी, तो एक दिन पहले, ताकि सिक्किम गार्ड को और दखल ना दे लो, मैंने लिखा कि कोई देना नहीं था, ये गलत डिसीजन था, क्योंकि अब B.B. लाल मुझको कंसल्ट इतना नहीं करते थे जितने वाजपेयी साहब करते थे। क्योंकि जुलाई में जब गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम बिल पास होना था, उन्होंने कहा कर्फ्यू लगा दें, वहाँ क्या ज़रूरत है, वहाँ CRP लगा। मेरा तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह का एक्सपीरियंस होता ही है, मैंने कहा CRP मैनेज कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ उसको सिक्किम गार्ड देखिए, आप डिसबैंड, जब तक वो चोग्याल है उसकी इंटाइटलमेंट है सिक्किम गार्ड की। और सिक्किम गार्ड में भी कितना, कमांडेंट इंडियन था, उसका नंबर 2 एडजुटेंट इंडियन था, सब आर्मी के 1-2 कंपनी कमांडर थे, और 200-250 आदमी थे सिक्किम पर, कुछ नहीं होना था उसको। मगर उससे ये इम्प्रेशन कर दिया कि ज़बरदस्ती करी इंडिया ने, और इनको जो है रेजोल्यूशन पास कराने के लिए हो गया। उसमें रेजोल्यूशन भी पास हो गया, 2 उसने रेजोल्यूशन पास किए सिक्किम उस असेंबली में। एक तो क्या है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ चोग्याल इज़ अबॉलिश, दूसरा सिक्किम वांट्स टू मर्ज विद इंडिया। हो गए दोनों पास, ख़त्म। अब तो ओपन रिवोल्ट हो गया, चोग्याल वहाँ, चोग्याल अंदर ही रह गया। और मैंने इसमें भी लिखा है कि एक रात पहले मीटिंग हुई सिक्किम गार्ड को डिसबैंड करने,
उस वक्त ब्रिगेडियर दीपेंद्र सिंह थे, बाद में चीफ ऑफ आर्मी, वो बने सदर्न कमांड के चीफ जब श्रीलंका का ऑपरेशन था। तो उन्होंने कहा, मीटिंग में कहा कि देखिए चोग्या मेरा दोस्त है, हम दोनों गोरखा रेजिमेंट के हैं, मैं उसको कह दूंगा वो सिक्किम गार्ड को सरेंडर करा देगा। तो उस वक्त ये पॉलिटिकल ऑफिसर गुरबचन सिंह थे, तो फॉरेन सेक्रेटरी बीवी लाल, इन्होंने गुरबचन सिंह ने कहा कि आर यू 100% श्योर? उसने कहा 100 तो नहीं मगर 90% श्योर हूँ मैं। नहीं हमें 90 नहीं चलेगा, तो कर दिया डिसबैंड। तो जो ये सारा है कि इन्होंने अनेक्स कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसी के कारण गलतफहमी हुई। अगर ना करते तो रेजोल्यूशन फिर भी पास हो जाने थे। तो उस रेजोल्यूशन को दोनों को फिर जो है उसको 36th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की उसके बाद सिक्किम 22nd स्टेट बन गया इंडिया का। ये देखिए कि सिक्किम की पोजीशन नॉर्थ ईस्ट वालों से थोड़ा फ़र्क है। सिक्किम में मैंने ये भी लिखा है कि जब मर्जर हो गया और हमें आईबी का दफ्तर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, वो पॉलिटिकल ऑफिस में बिल्डिंगें खाली मिल गई और आईबी का अफसर एक बुलाए कृष्ण धार आ गए, हमारा बैचमेट था वो। तो मुझे पूछा गया काओ साहब ने कि बतलाओ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्किम की तरफ क्या पॉलिसी होनी चाहिए अब मर्जर के बाद। तो मैंने नोट तो 8-9 पेज का था शायद, मेरे जितनी चीज़ें याद आई 5-6 चीज़ें लिखी। मैंने पहली चीज़ ये लिखी कि कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, नाइदर डायरेक्ट नॉर इनडायरेक्ट, क्योंकि कोई सिक्किमीज दे ही नहीं रहा था। दूसरी चीज़, आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाइए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तीसरे मैंने चीज़ लिखी कि सड़कें वगैरह बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तय करिए। चौथी मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लिखी थी कि देखिए इसका एक सोशल रिलीजियस एक कंपोजिशन है सिक्किम की, उस स्ट्रक्चर को आप ज़्यादा डिस्टेबलाइज ना करिए। अगर कुछ लोग अमीर हैं, भूटिया वगैरह ज़्यादा थे, तो उनको रहने दीजिए। उनको जैसे पंजाब में स्टेट्स में हुआ, बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े आदमी सब घर बिक गए, वो गरीबी में आ गए सारे। पटियाला में मैं कई लोगों को जानता था, तो जो दरबार में ऊंची पोजीशन थी वो बसों में ट्रैवल करने लग गए। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ रही थी कि ऐसा हो कि इनको खुशहाली भी हो जाए, इनकी पोजीशन भी रहे। तो वो जो नोट था 9 पेज का, इसमें मैंने लिखा भी है, तो वो मैंने भेजा, वो घूम घाम के गवर्नर के टेबल पे आ गया, बीवी लाल के। तो गवर्नर के बारे में मैं बतलाता हूँ कि क्या हुआ। जब ये मर्ज हो गया, एक मेरे दोस्त था ये, इसके हम 4-5 आदमी थे अपने बैच के, 3 तो फॉरेन सर्विस के थे और एक KM लाल IAS का वेस्ट बंगाल कार्डर। हम एक ही बैच के पोस्टेड थे वहाँ पर। तो हम हफ्ते में 3-4 दिन मिलते थे एक दूसरे को। उनको ये पता था कि मैं राव का, हाँ, उनको ये नहीं पता मैं टोटल क्या कर रहा था, ये बिल्कुल नहीं पता था। तो ये KM लाल जो IAS का उस वक्त सेक्रेटरी बन गया था चीफ मिनिस्टर काजी साहब का, मेरे पास रात को आया कि देखो गवर्नर के 2 नाम चल रहे हैं, एक तो रुस्तम जी है, तो एक बीवी लाल है, यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव थे। कहते हैं हम बीवी लाल को तो जानते हैं, तो ये गवर्नर बन जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा देखो उनके बारे में तो रेपुटेशन ठीक नहीं, बड़े रूट से आदमी हैं, बात नहीं करते अच्छी तरह से, तो यही पॉलिटिशियन सोचते हैं। नहीं ऐसा करो, तुम कैबिनेट से रेजोल्यूशन पास करा दो। तो मैं मान गया। चलो अगले दिन मैं काजी साहब से मिला, वो भी वही कह रहे हैं कि देखो तो ठीक आदमी नहीं है, वो तो सबको ट्रीट नहीं ठीक कर रहा है, ठीक नहीं। तो अल्टीमेटली मान गए। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके रिंजिंग लेप्चा को दिल्ली भेज दिया और 16 तारीख को सितंबर शायद, तो मेरे घर में डिनर था, तो वहाँ बीवी लाल वगैरह को बुलाया, तो वहाँ अपॉइंटमेंट आ गई नोटिस के बीवी लाल इज गवर्नर। तो ये तो बन गया, हमने तो किया, उसको पता भी था। तब ये कागज़ उसके पास आ गया, कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लिखा होगा उसको, प्राइम मिनिस्टर ने होम अफेयर्स को, कि उनके पास। तो नॉर्मली लिख देते हैं कि दिस इज़ अ सजेशन बाय ए नॉलेजेबल ऑब्जर्वर ऑफ द सिक्किमी सीन, मेरा नाम थोड़ा लिखा होगा। तो कागज़ मुझे दिया उसने, बीवी लाल ने, देखो कि कैसे। मुझे रुका नहीं गया कि मैंने कहा साहब ये तो मैंने लिखा है और दैट वाज द लास्ट डे। मैंने कहा साहब इसमें बात करना चाहेंगे कुछ सजेशन के? नहीं ठीक है, मेरे से डिस्कशन क्या करेंगे। वो पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा मैंने ऑफिशियल मीटिंग करी बीवी लाल से। तो ये सजेशन के कारण वहाँ कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं हुई, हर आदमी। अब तो सिक्किम जो है आई थिंक सबसे ज़्यादा खुशहाल स्टेट है, वहाँ तो बड़ी ज़्यादा क्लीनलीनेस, ये वो। पैसा खा गए लोग, खाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, सभी खा गए। अब बाकी जगह काउंसिल वहाँ ज़्यादा खाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ थोड़े। मगर ये आदमी तरक्की जो है वो पता नज़र आती है वहाँ से, डिससेटिस्फेक्शन से शुरू होती है। कई दफ़ा मैंने बीच में रिफ्यूज़ कर दी, क्योंकि जब 1983 में आया मैं
अमेरिका कनाडा से वापस मुझे लगा कि मुझे ये यूज़ कर रहे हैं खालिस्तान के चक्कर इधर पंजाब में भड़काऊ करने के लिए। तो गैरी सक्सेना, उस वक्त मिसेस गांधी की यूएन में स्पीच थी, तो बाहर कनाडा से 2 बसें आई थी, वो नारे वरे लगाने थे, तो मैं रोक देता था इनको। तो रोकने के कारण ये है ना, तो मेरे मान के कहना, बस में गया कि ऐसा कुछ ना करो, गाली वाली मत निकालो, डेमोन्स्ट्रेशन करो, हो गया। तो वो जो है वेल डन। गैरी सक्सेना थे हमारे सेक्रेटरी उस वक्त, बाद में गवर्नर बने जो जम्मू। नाउ यू गो टू बैंकॉक। बैंकॉक हमारा बहुत बड़ा स्टेशन है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अगले साल से अंत से पहले बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, मैं यहीं रहूँगा। ब्लू स्टार हुआ। तो ऐसा जो है हमें, और 8-7 साल मैं गया नहीं, क्योंकि मिसेस गांधी के असैसिनेशन के बाद डिसाइड हो गया कि कोई सिख जो है वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पोस्ट नहीं होगा। मैं कोई चाहता थोड़ा था, कहीं मर्जी चला जाता, पहले मैं इंचार्ज था इन चीज़ों का। तो मगर ये नहीं मैं चाहता था, मेरे लोग जो आते थे मिलने के लिए सिख, कि सब ये क्या चीज़ है, कि आपकी जो सूटेबिलिटी आपके धर्म के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि आप सिख हैं या हिंदू हैं। तो इसके लिए मैं गया नहीं 8-10 साल, फिर नहीं तो और 2-3 जगह चला जाता, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। हेडक्वार्टर में ज़्यादातर मैं चाइना का रहा, पहले जॉइंट सेक्रेटरी से ऑनवर्ड, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, तो चाइना को डील करता रहा। हम उस वक्त सोचते थे कि चाइना तो प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। हम सोचते थे कि 1930 के तक जो है यूएस के बराबर जीडीपी इनकी हो जाएगी, मगर ये चाइना ने और प्रोग्रेस जल्दी कर लिया, तभी तो ये खड़ा हो गया। चाइना का राइज ऑफ चाइना इज नाउ जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यूएस वगैरह को, वेस्टर्न लोगों को। तो ये तो प्रोडिक्ट हमने पहले भी किया था, होगा ज़रूर, इसमें क्या है। अभी तो अकेला तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मैंने कई दफ़ा उनको भी कहा, जब जियांग आए थे उनके प्रेसिडेंट यहाँ इंडिया में, वो मैंने कहा था, मिस्टर आई के गुजराल थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, पूछा उन्होंने, मीटिंग हो रही थी कि क्या कैसे करना चाहिए जियांग। मैंने कहा देखिए साहब, कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है आपकी बॉर्डर प्रॉब्लम का, चाइना वाले दबा के बैठे हुए हैं, आप में मिलिट्रीली कभी नहीं ले पाएंगे वापस। इसका सोल्यूशन पॉलिटिकल है, बातचीत से ही निकलेगा। तो यंग्स मैन आ गए, तो प्रेसिडेंट हैं, उनके बड़े लीडर हैं, उनको वैसे ही देना चाहिए, रिसेप्शन जैसे होनी चाहिए, मगर उसमें बहुत वार्मथ वगैरह ऐसा ना हो कि आउट ऑफ द वे ना जाए। उनको पता लग जाए आपके बिहेवियर से कि हमें बुरा लगा उनका जो बिहेवियर, तो वो तो पता ही था। ऐसे चाइना बहुत ज़्यादा तरक्की, हमारे और चाइना में बहुत फ़र्क है, मगर एक बड़ी प्रॉब्लम एक ही है कि अमेरिका वगैरह वाले आपको यूज करेंगे इसमें टू कंटेन चाइना। तो ये सोच के करना चाहिए कि उनकी कितनी मदद करनी चाहिए, कितना नहीं। मगर अपना ज़रूरी है कि इंटरनली हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हर फील्ड में, है ना। और चाइनीज़ उस वक्त जो है, अब भी वही कहते हैं कि चाइना इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं, तो उस वक्त भी अब भी वही कहते हैं, इंडिया इज़ ए रीजनल पावर विद ग्लोबल एस्पिरेशन, कि हम बड़े 30 समझते हैं मगर हैं रीजनल पावर ही। दूसरी चीज़ जो है, एक वर्ड यूज़ करते थे, कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ। आप में इंडिया में कितनी ताकत है इंटरनली, आप एम्यूनिशन, आर्म्स वगैरह खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इकोनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हर फील्ड में इसको अब तरक्की इधर करनी चाहिए। क्वाइटली जैसे चाइना ने किया डेंग शॉपिंग आने के बाद, और बहुत तक वो पीस की बातें करते थे उस पीरियड में, जब तक वो इतने लेवल पे नहीं आए कि पीस जो, तो हमें भी पीस की बातें करें, आपस में जितने मतभेद हैं लोगों में उसको ख़त्म करें। क्योंकि चाइना में तो यूनाइटेड है टोटल, 95% पॉपुलेशन चाइना की हैन कहते हैं ना वो, और 5% पॉपुलेशन नॉन हैन है। प्रॉब्लम ये है कि 95% जो एरिया है, जो उस ये 95 के बाद सिर्फ 50% है चाइना। हैन पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज 50% ऑफ द लैंड मास, बाकी 5% का तिब्बत, शिनजियांग, आउटर मंगोलिया, तो इनके पास आधी ज़मीन इनके पास है। तो मगर जो चाइनीज़ हैं वो एक तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उनका ऐसा है कि यूनिफाइड सिस्टम है, सबको डिसिप्लिन, सब काम करेंगे, कुछ टाइप। अब थोड़ा बहुत कुछ आवाज़ आने लगी लोगों की डाइसेंट वगैरह, मगर वहाँ तरक्की होने का बहुत, तभी तो ग्रोथ उनकी बड़ी फास्ट हुई। उस वक्त हमारी इतनी ही थी। तब कहीं ना कहीं तरीके से हमारी एनलाइटेंड लीडरशिप को ये सोचना चाहिए, सोच भी रहे हैं शायद, कि इंटरनली स्ट्रॉन्ग बने हैं।